इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यूनिट 6 के। यूनिट 6 में 3 चैप्टर है आपके पास। कौन कौन से? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी बिटवीन 1950 टू 1990 और थर्ड चैप्टर है हमारे पास इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ड्यूरिंग 1991। ठीक है, तो तीनों चैप्टर के ऊपर बेस्ड हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं। लगभग 12 नंबर की आपकी ये यूनिट है। 12 मार्क्स तक इस यूनिट में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो, आपको इकोनॉमिक्स के पेपर में अच्छी खासी छुट्टी मिली हुई है। ठीक है, वो इतनी है कि उस टाइम पर भी अगर आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स लेकिन पहले से ही प्रिपेयर करके रखनी है। उस टाइम पे मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिवीजन पॉइंट पे हो कि आपने उठाया, एक ही दिन के अंदर अंदर आपको पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट करनी है। इंडियन इको अगर आप अभी से याद करोगे, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी लर्निंग पर है, मतलब जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो तो कंसेप्चुअल बेस्ड है, अंडरस्टैंडिंग वाला कॉन्सेप्ट है उसमें सारे, कि आपने समझ लिया आप लिख दोगे। बट यहाँ कहीं ना कहीं आपको लर्न करना पड़ेगा, और अगर आप अभी पढ़ोगे तो आप भूल जाओगे, कुछ याद रहेगा कुछ भूल जाओगे। यानी कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको दोबारा से सारी चीजों को फिर से रिकॉल करना पड़ेगा। तो आप अभी क्वेश्चंस देख के रख लो कि क्वेश्चन कौन कौन से आ रहे हैं, किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक ज्यादा पूछा जा रहा है, तो उसको देख के उसके की पॉइंट्स बनाकर नोट्स बनाकर रख लो। लेकिन इंडियन इको को एक बार दोबारा जब आपका एग्जाम होगा तब आपने उसको दोबारा पढ़ना है, पूरा डिटेल में दोबारा पढ़ना है आपको इंडियन इकोनॉमी को। क्यों? क्योंकि इसके क्वेश्चंस थोड़े से डीप आते हैं, एनसीईआरटी की लाइंस में से भी निकल कर आ जाते हैं, तो आपको उसको रीड करना पड़ेगा। अभी करोगे उसके बाद भी दोबारा करना पड़ेगा। तो अभी का ये जो टाइम है इंडियन इको पे ना लगाकर आप अपने बीएसटी या अकाउंटेंसी पे लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि उसमें आपको छुट्टी कम मिली हुई है। ठीक है, तो मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, लेकिन इसकी जो डिटेलिंग है जब आपका एग्जाम होगा तब हम चैप्टर्स के साथ करेंगे। ठीक, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट द मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बेस हमारा पहला क्वेश्चन, ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? जहां पर प्राइवेट सेक्टर के रोल को इंक्रीज किया गया, जहां पर पब्लिक सेक्टर की इक्विटी, पब्लिक सेक्टर से जो पैसा है वो निकाल के कहां लगाया जा रहा था? प्राइवेट सेक्टर में। यानी कि नेशन बिल्डिंग प्रोसेस के अंदर प्राइवेट सेक्टर को भी रोल प्ले करने के लिए दिया गया। ठीक है, तो वो प्राइवेटाइजेशन था। एग्रीकल्चर सेक्टर हैड बीन एडवर्सली अफेक्टेड बाय द इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस कमेंट। उन्होंने बोला कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ था, किसकी वजह से? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को ना बहुत खास फायदा नहीं हुआ था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। क्यों? क्योंकि जो ग्रोथ रेट थी, भाई बहुत ज्यादा लोग एंगेज थे एग्रीकल्चर सेक्टर में। हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इवन 10th क्लास से आप ये बात पढ़ते हुए आ रहे हो कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो एग्रेरियन इकोनॉमी है, यानी कि जहां पे एग्रीकल्चर सेक्टर का डोमिनेंस है। तो बहुत ज्यादा लोग ऑलरेडी एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें जीडीपी में इसका कुछ खास कंट्रीब्यूशन देखने को नहीं मिलता, इसकी ग्रोथ हमें इतनी देखने को नहीं मिलती। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ जाने के बाद भी एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। प्लस सब्सिडीज मिलनी शुरू हुई थी फर्टिलाइजर्स पे। अब उस सब्सिडी को एक टाइम के बाद हटा दिया गया, और जब सब्सिडीज को हटा दिया गया तो उससे क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ते फार्मर्स के लिए प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। एलपीजी की पॉलिसी जब आई तो ग्लोबलाइजेशन आया। अब ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से क्या हुआ था कि जो टैरिफ रिस्ट्रिक्शन से टैरिफ सिस्टम हटा दिया गया, कोटा सिस्टम हटा दिया गया, ये रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई थी, इंपोर्ट ड्यूटीज हटा दी गई थी। तो इससे क्या हुआ? इंटरनेशनल कंपटीशन आने लगा, बाहर से कंपटीशन आने लगा, जिसको फेस करना हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। तो ये कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम रही एग्रीकल्चर सेक्टर में ड्यूरिंग द रिफॉर्म्स, जिसने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को अफेक्ट किया है कहीं ना कहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डिस्कस एनी टू मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। आई थिंक ग्रीन रेवोल्यूशन तो आपने 12th क्लास में नहीं 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, बचपन में भी आपने ग्रीन रेवोल्यूशन को पढ़ा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? जहां पर एक टाइम पर फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और उसमें कौन कौन से फूड ग्रेन्स ज्यादा थे? व्हीट और राइस। लेकिन ये जो प्रोडक्शन बढ़ा ये सिर्फ कुछ ही रीजन तक रहा। पहली बात तो रिस्ट्रिक्टेड रहा कुछ ही क्रॉप्स तक, यानी कि कुछ ही वेराइटीज यहाँ पर डेवलप हो पाई, प्लस कुछ ही स्टेट्स तक।
ठीक है। तो इसके मेरिट्स तो ये है कि हम सेल्फ रिलायंट हो गए थे इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन्स, फॉरेन डिपेंडेंस, फॉरेन इंटरफेरेंस हमारी ये कम हो चुकी थी, प्लस बफर स्टॉक्स हमारे क्रिएट हो गए थे। बट डिमेरिट की अगर मैं बात करूं तो डिमेरिट ये था कि ये जो ग्रोथ हमें दिख रही थी फूड ग्रेन्स की बढ़ना या इसकी वजह से डेवलपमेंट होना, ये सिर्फ कुछ ही स्टेट्स तक रिस्ट्रिक्टेड रहा, प्लस कुछ ही क्रॉप्स तक रिस्ट्रिक्टेड रहा। जो अदर चीजें हैं वो इतनी डेवलप नहीं हो पाई, जिसकी वजह से इंटरपर्सनल डिस्पैरिटीज आई, इंटर रीजन डिस्पैरिटीज क्रिएट हुई। तो इस तरीके की डिस्पैरिटीज हमें देखने को यहाँ पर मिली। नेक्स्ट, अब डिस्टिंग्विश बिटवीन द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड गोल्डन रेवोल्यूशन। अब देखो ग्रीन रेवोल्यूशन अभी हमने डिस्क्रिप्शन में फूड ग्रेन्स और हमारे गोल्डन रेवोल्यूशन की वजह से जो हॉर्टिकल्चर डेवलप हुआ था ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट, सो हाउ हैज द वुमेन हेल्थ बिकम अ मैटर ऑफ ग्रेटर कंसर्न इन इंडियन एक्सप्लेन। देखो ये क्वेश्चन है, इसके साथ ही दे रखा था इस तरीके से 2+4, लेकिन ये वाला क्वेश्चन इस यूनिट का क्वेश्चन नहीं है, ये है यूनिट 7 का क्वेश्चन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, तो इसको हम वहीं पर देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्नाइजेशन एज अ प्लानिंग ऑब्जेक्टिव। देखो प्लानिंग यानी कि ये है आपका सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन जिसमें आपने 5 ईयर प्लान पढ़े हैं। सो मॉडर्नाइजेशन एज अ प्लानिंग ऑब्जेक्टिव शो डाइकोटॉमी विद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। देखो इस वर्ड का मीनिंग है डिसएग्रीमेंट, यानी कि मॉडर्नाइजेशन का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ एक डिसएग्रीमेंट है। यानी कि हमने प्लानिंग ऑब्जेक्टिव दिया मॉडर्नाइजेशन करने के लिए। मॉडर्नाइजेशन एक अच्छी बात है कि इनोवेशन आ रहा है, नई नई चीजें आ रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, लेकिन इसका एम्प्लॉयमेंट पे क्या फर्क पड़ रहा है, क्यों डिसएग्रीमेंट है इसके साथ? क्योंकि मॉडर्नाइजेशन मशीनों के यूज को लेकर आया और मशीनों ने लोगों को काम से हटा दिया। जो काम मैनुअली किया जाता था, आजकल ऐसे बहुत सारे काम है जो मशीनों के थ्रू होने लग गए हैं। तो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रही है। क्यों? क्योंकि लोगों को काम से हटा दिया गया। जब मशीनों से फटाफट काम होने लगा तो उससे क्या हुआ, लोगों से उनका रोजगार छीन लिया गया। तो इसलिए कुछ एक डिसएग्रीमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसी तरीके से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है। देखो आपने जब भी इंडियन इको प्रिपेयर करनी है, चैप्टर पढ़ते पढ़ते आपको जो मेन पॉइंट्स है वो एक साथ लिखते जाना है हर पैराग्राफ के बारे में। क्यों? क्योंकि आप पूरा डिट्टो नहीं लिख कर आ सकते हो, बस आपको मेन मेन पॉइंट्स याद करने हैं और करना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लो फिर भी एक बार क्वेश्चन सारे। State the two-fold motive for the systematic destabilization of indigenous Indian industry in the British era। यानी कि से दो मोटिव थे हमारे ब्रिटिश एरा के अंदर जिसने हमारी इंडियन इंडस्ट्री को डीस्टेबलाइज यानी कि रोक दिया था, थाम दिया था। क्या था? डिके ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उनको बंद कर दिया गया था। ब्रिटिशर्स को तो सिर्फ अपना काम करना था, उन्हें क्या करना था, हमें बनाना था एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल और इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। अपने यहाँ पर पैसा भेजने के लिए यहाँ पर उन्हें कैश क्रॉप्स ग्रो करनी थी। तो ये उनके कुछ मोटिव थे जिसकी वजह से उन्होंने हमारी इंडियन इंडस्ट्री को तबाह कर दिया था। उसके बाद डिस्कस ब्रीफली यानी 2 सैलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियाज प्री इंडिपेंडेंट ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। यानी कि हमारा जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था इंडिपेंडेंस से पहले वो कैसा था भाई? प्री डोमिनेंट था एग्रीकल्चर सेक्टर का, इंडस्ट्रीज कुछ खास हमारे पास थी नहीं। बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में घुसे हुए थे लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रोडक्टिविटी थी वो लो थी, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हम करते थे। तो ये कुछ हमारे फीचर्स है मेन जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी को प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे एक्सप्लेन करते हैं। किसको? ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को, ठीक है। सर्विस सेक्टर में लोग कम लगे हुए थे, एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग ज्यादा लगे हुए थे। इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा नहीं थी लेकिन जितनी भी थी तो एग्रीकल्चर के बाद लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में थे, ठीक है। और वहां पर भी मेल डोमिनेंस था, ठीक है। देखो अब हमारे पास ये और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द टैरिफ एंड द नॉन टैरिफ बैरियर्स, फिर बायलैटरल और मल्टीलैटरल ट्रेड। तो इन सभी क्वेश्चन से मैं आपको मेन बता देती हूँ कि जो फोकस है, अगर आप फर्स्ट चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हो तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर आप एग्रीकल्चर को मेन फोकस लेकर चलोगे। मींस आपको एग्रीकल्चर के फीचर जरूर पढ़ने हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर का जितना भी पार्ट आपको फर्स्ट चैप्टर में दे रखा है एक तो आपको वो जरूर पढ़ना है और आपको पढ़ना है कि ब्रिटिशर्स ने क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिए थे हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए और कौन से नेगेटिव उनके एडवर्स इफेक्ट्स थे। मतलब जो एडवर्स इफेक्ट्स थे आपको एक तो वो याद करने हैं और पॉजिटिव याद करने हैं। अगर ये 3 चीज आप प्रिपेयर कर लेते हो तो आपका फर्स्ट चैप्टर डन है, ठीक है। सेकेंड चैप्टर में सेंट्रल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है आपको वो प्रिपेयर करने हैं सेकेंड चैप्टर के लिए, ठीक है।
और उसमें ग्रीन रिवोल्यूशन या जिसे मैं कहूँ न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी, वो आपको अच्छे से पढ़नी है, जिसमें आपके लैंड रिफॉर्म्स वगैरह ये सब दे रखे हैं। थर्ड चैप्टर जो हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म का है, उसके अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में ना आपको सेक्टर वाइज कुछ रिफॉर्म्स दे रखे हैं, जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स हैं, टैक्स रिफॉर्म्स आए थे आपके पास, तो वो सारे रिफॉर्म्स आपने पढ़ने हैं। रिफॉर्म्स का हमारे एग्रीकल्चर पे क्या फर्क पड़ा, देखो ये क्वेश्चन हमारे पास रिपीट आया है, तो रिफॉर्म्स का हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ा है आपको वो भी पढ़ना है। तो रिफॉर्म्स वाले चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या है, लिबरलाइजेशन क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, सिर्फ कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी करोगे तो भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर जाओगे। उसके बाद जितने भी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं आपको उन रिफॉर्म्स के बारे में उस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत अब आइडिया लग गया है कि यूनिट 1 में क्या क्या प्रिपेयर करना है। हम ऐसे यूनिट 7 और यूनिट 8 के क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि इसका हम लोग जो ब्रीफ डिस्कशन है वो एग्जाम टाइम पे ही करेंगे, ठीक है।